नमस्कार साथियों, डिलीवर लो में आपका स्वागत है। डेढ़ एक महीने पहले मैं कंटिन्यू आपके साथ क्लास पढ़ाने के पर्पज़ से जुड़ा था और एक क्लास के बाद मैंने वापस शट डाउन कर दिया था। कुछ रीजंस रहे थे मेरे, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। कुछ वैकेंसी थी और रनिंग में मैं उस समय चाहता था कि जो आरजेएस के सब्जेक्ट पुराने सिलेबस के थे मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे शॉर्ट्स में प्री एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ा चुका था। मैं उस दौरान इस पर्पज़ से कि एक डेढ़ महीने का टाइम जो हमें मिल रहा है उसमें रिमेनिंग जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं जिनको लेकर दिक्कत आ रही है, चाहे लोकल एक्ट्स हो या हिंदू मुस्लिम लॉ वगैरह, जो भी नए सब्जेक्ट आरजेएस के थे उसको ऑनलाइन पढ़ा दूँ, ताकि जो बच्चे कंटिन्यूसली मेरे को मैसेज करके कह रहे थे कि सर प्री में कुछ हेल्प हो जाए तो उनके हेल्प हो जाएगी। हालांकि समय कम था, स्लाइड्स ऑलरेडी तैयार नहीं थी, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाना होता है उसके लिए आपको पहले पढ़ाने का मटेरियल तैयार करना होता है। और उसी दौरान स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ कारण भी रहे, प्रशासनिक रूप से भी जो जिम्मेदारियां हम निभाते हैं उनके भी कुछ कारण रहे, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब मैं गणेश चतुर्थी से मैं उससे पहले से ही तैयारी करके बैठा था कि फ्री टाइम में एक एक सब्जेक्ट को बहुत डेप्थली तरीके से, जितनी गहराई से हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब ये फ्री टाइम है। अभी आरजेएस वैकेंसी नेक्स्ट आएगी, बहुत समय बाद आएगी। मैं आरजेएस वाले बच्चों को लेकर भी बात करूंगा कि मैंने आरजेएस मेंस वालों के लिए भी कुछ छोटा सा प्लान किया है कि आप लोगों को एक टेस्ट पेपर फ्री में प्रोवाइड करवा दूं। कितने टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाने मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि लगभग मेरी पहले मैं मटेरियल तैयार करवा रहा हूं, जैसे ही तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसको लेकर। तो अभी नियर बाय आरजेएफ 2026 आने में भी कम से कम 1 साल है। एपीओ रनिंग खत्म हुई है, 188 की जो वैकेंसी थी, उसके अलावा संभावना है कि 50 एपीओ की पोस्टें और आ जाए, पर कम से कम उसको भी 1.5 साल से 2 साल लग जाएंगे। तीसरा एग्जाम जो राजस्थान में होता है, जूनियर लॉ ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर या लॉ ऑफिसर के नाम से विभिन्न डिपार्टमेंटों में आता है। अभी कहीं रनिंग में एग्जाम भी चलते रहते हैं, कभी चाहे बात करें तो सेबी मांग लेती है, कभी आरबीआई लॉ ऑफिसर मांगती है, कभी विभिन्न बैंक मांगते हैं, और भी लोकल स्तर पर राजस्थान में भी बात करूं तो जैसे अभी जेडीए ने एक वैकेंसी जेएलओ की निकाल रखी है 12 पोस्ट की, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट निकाल देता है, रीको निकाल देता है। मैनी और डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिसलेनियस भर्तियां निकालते हैं, चाहे लॉ ऑफिसर के नाम से निकालते हैं या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स वगैरह, जो भी ऐसी चीजें जहां पर लीगल का कोई पार्ट आता है। तो जहां लॉ शब्द की शुरुआत होती है तो लॉ का बेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं फिर से जो जर्नी शुरुआत करना चाहता था, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट और एक ऐसे सब्जेक्ट जहां पर मैंने अपना कोर एरिया माना है इस सब्जेक्ट को, कि यहां से मेरी एक्यूरेसी को जब जब एक क्वेश्चन का भी खतरा हुआ तब तक मेरिट से बाहर होने वाला खतरा हुआ। तो इतनी मेरी सब्जेक्ट पे कमांड रही, तैयारी रही, तो मैंने उसी सब्जेक्ट से जो हर लॉ एग्जाम का बेस होता है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा उसका पार्ट होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन से 8 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देश जिस पर चल रहा है वो व्यवस्था संविधान देता है। तो अब हमारे पास फुर्सत है कि आरजेएस 1 साल बाद आएगी, एपीओ भी कम से कम 1.5 से 2 साल बाद आएगी। जेलों के जो अभी आरजेएस वैकेंसी के बाद खाली हुए हैं, क्योंकि आरजेएस में हमारे 37 जेलों आरजेएस में प्रमोट होके चले गए, आरजेएस सेलेक्ट हुए पिछली वैकेंसी में जो 222 पदों पे थी। उसके अलावा भी जो नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन लगा, तो वहाँ भी हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ जेलों की पोस्ट होती है वो नई पोस्टें क्रिएट हुई है। अब पुलिस विभाग में भी कई ऑफिसेज में लीगल की पोस्ट क्रिएट कर दिए। तो कुल मिला के आप मान के चलो कि अक्टूबर दिसंबर के आसपास 80 से 90 जेएलओ की पोस्ट के लिए एक फाइल रनिंग होने वाली है, जो अगले साल मार्च अप्रैल के आसपास वैकेंसी बन के आपके सामने आ जाएगी।
तो जेएलओ 80 से 90 सीटों के बीच में जेएलओ की पोस्टें आरपीएससी भी नियर बाय देने वाली है। तो सभी एग्जाम जिसमें संविधान आता है मैं उनको सभी को टारगेट करके पढ़ाऊंगा। स्पेशली अभी जेडीए वाले बच्चों के ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ तो करो, क्योंकि हर किसी का कोचिंग कर पाने का भी परिस्थितियां नहीं हो पाती, क्योंकि कोचिंगें जो बेस पर चल रही हैं ऑफलाइन, वहाँ उनका ज़्यादा मेहनत होता है, क्योंकि ऑनलाइन में आप उतनी फीस ले नहीं पाते। तो वो ऑफलाइन वाला उनका टारगेट ज़्यादा होता है, वहाँ पर स्टडी ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाती, ऑनलाइन में थोड़ी कम हो पाती है। तो मैं सभी एग्जाम्स को, ऑल लॉ एग्जाम्स को टारगेट करता हुआ बहुत डेप्थ में जाके, इतना गहराई से हम संविधान पढ़ेंगे, लगाएंगे भी 2 महीने बस, ज़्यादा नहीं। मैंने ऑलमोस्ट अभी आर्टिकल 1 से लेकर 125 तक की स्लाइडें तैयार कर ली है। जब मैं क्लास पढ़ाने आया हूं तो मैंने इतनी तैयारी कर ली कि कम से कम 15 से 20 दिन का ऑलरेडी हमारे पास बैकअप रहे, कि कभी किसी कारण से कोई चाहे मेरा दायित्व जो मैं निभाता हूं उसके कारण मुझे कई बार दूसरे शहरों में जाना पड़ता है प्रशासनिक कामों से, तो वो जाएं, चाहे मैं निजी घरेलू कारण हो या मेरे खुद के भी कई बार बीमार हो जाते हैं, या पर्सनल लाइफ भी जो रनिंग चलती रहती है उनको लेकर भी टाइम नहीं मिल पाता। तो इतनी स्लाइड और इतनी वीडियो क्लास से एडवांस में मैं रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूं कि कंटिन्यूटी क्लास की बनी रहे। तो ऑलरेडी ये क्लास जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इस क्लास के साथ ही मैं 2-3 क्लास रिकॉर्ड करके एडवांस में डाल रहा हूं कि किसी दिन मुझे किसी प्रशासनिक कार्य से जयपुर जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, या मैं अपने घर चले जाऊं एक आध दिन फैमिली के पास, तो उस दौरान क्लास कंटिन्यू चले, कंटिन्यू समय पे चले। तो उसको टारगेट करते हुए 2 महीने के अंदर पूरा संविधान पढ़ेंगे, और मैं वादा करता हूं कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हो सकता है 1 महीने में एक आध दिन ऐसा आए कि मुझे मैसेज डालना पड़े कि क्लास आज नहीं हो पा रही, पर मैंने उसकी पहले तैयारी करके रखी है कि ऐसा दिन भी मुझे देखना ना पड़े कि वापस सॉरी फील करूं कि बच्चों को एक उम्मीद देकर बीच बीच में चले जाना, ये ठीक नहीं होता हमेशा। ठीक है, वो तो आप लोगों का प्यार है कि फिर भी आप कंटिन्यू बने हुए हो, बात करते रहते हो मेरे से, तो ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, कंटिन्यू करते हैं सब्जेक्ट को। अब इसको पढ़ने का जो पर्पज है वो सभी एग्जामों को टारगेट करके है। तो ऐसे एग्जाम जैसे अभी कहीं बच्चे हरियाणा में जो एडीए वाली वैकेंसी है उनको टारगेट करके पढ़ रहे हैं, वहां भी संविधान आता है। और संविधान 3 चीजों से बना होता है। एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। दूसरा चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन। क्या होता है अभी बात करते हैं। और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं एग्जाम्स प्योर कॉन्स्टिट्यूशन की सब्जेक्ट आते हैं, आपको मिलेगा कि कम से कम 85% जिस एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको प्योर कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक प्रॉपर एरिया में केस लॉ जहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे आप फंडामेंटल राइट्स की बात करो, डीपीएसपी की बात करो जिसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, या फिर आप बात करो कि जहां जहां सरकार और न्यायपालिका में कन्फ्लिक्ट होता है वहां पर केस लॉज उभर के आते हैं, और उन केस लॉजों के आधार पे कहीं आर्टिकल्स की व्याख्या की गई है। तो अधिकतर क्वेश्चन आपको इस संविधान से मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं 85% एरिया यहीं से कवर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जो 1946 से लेकर 1950 तक चली। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन की प्रक्रिया से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे,
संविधान किसने अपने हाथों से लिखा, संविधान पे पहला हस्ताक्षर किसने किया, संविधान में कितनी समितियां थी, संविधान में जो ये सूचियां चलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, ये कहां से आई, किस देश से ली गई। तो ऐसे कई क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन से आते हैं वो बारी बारी से विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। स्पेशल लीगल ऑफिसर के जो एग्जाम होता है आरपीएससी का, वहां 150 नंबर का 150 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं। तो वहां आपको एक्यूरेसी पे जाना है कि 147, 148 आपको अगर वहां राइट करके आने तो आपको हर एरिया से गुजरना पड़ेगा। ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं ये। कई बच्चे कह रहे होंगे कि कह तो ऐसे रहे हो कि ये 99% है, बट कोई बड़े नंबर नहीं है। अगर आपने संविधान को अच्छे से पढ़ा है, डेप्थली पढ़ लिया, 2 महीने की क्लासें हैं, आप 2 महीने में जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाते चले जाओ, ठीक है। हालांकि आपको ये स्लाइड होगे, आप फोटो भी लोगे, फिर उसके प्रिंट निकाल लोगे, काम हो जाता है, पर अपने हाथों से जो आप नोट्स लिखते हो उसमें आपको पता होता है कि कौन सी चीज को कहां पर रखना है और किस हिसाब से इसको किसके साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। इसलिए हमेशा क्लासेस जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ रहे हो अपने नोट्स खुद बनाओ, जीवन भर का आधार होता है। कहीं मेरे अपने खुद के बड़े नोट्स है तो कई बच्चे जेरोक्स करा के ले जाते, बाद में फोन करते हैं सर ये बात समझ में नहीं आ रही। यार समझ में आने नहीं आने वाली बात तो ये है कि जो नोट्स मैंने बनाए वो आप नहीं समझ सकते। मैंने किस आधार पे बनाया, हो सकता है वो पॉइंट जो मुझे एक शब्द में ही समझ में आ जाए, मैं उसको डिटेल में क्यों लिखूंगा। तो मेरे नोट्स मेरे लिए कारगर हैं, आपके नोट्स आपके लिए कारगर हैं। तो डायरेक्ट प्रिंटेड चीजों पर जाने से बढ़िया है कि एक बार आप नोट्स बना लो, क्योंकि जो आपको पढ़ाऊंगा वो स्लाइडों में रहेगा। एक बार पढ़ लो, स्लाइडों को देखो मत, उसके बाद उन स्लाइडों के स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डायरेक्ट उसकी पीडीएफ लेके और उससे बना लो, कोई इशू नहीं आता। पर अपने नोट्स खुद ही फॉर्मेट करो। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है जो सन 1600 से लेकर कुछ छोटी मोटी 3-4 स्लाइड का है, 1600 से लेकर 1946 तक चलेगा। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इसलिए देखा जाता है कि संविधान अचानक से हमारे दिमाग में नहीं आया। हमने देखा कि जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, अंग्रेज हम पर शासन करने के लिए विभिन्न एक्ट भारत के लिए पारित करते थे। भारत शासन अधिनियम आपने सुना होगा, चार्टर एक्ट सुना होगा, पिट्स एक्ट सुना होगा। ऐसे कई एक्ट जब भारत के लिए पारित करते थे, उनके आधार पर भारत में रेगुलेशन करते थे, नियमन करते थे, प्रशासन चलाते थे। तो उसको देखकर हमें संविधान बनाने की बात आई। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कह दो या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कह दो, दोनों ही चीज एक ही है कि आप भारत का संवैधानिक इतिहास क्या था या भारत का संवैधानिक विकास क्या था। दोनों चीजों को 4-5 स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन है, 3-4 स्लाइड का मटेरियल है। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक एक चीज पे जितने केस लो दिन तक हुए हैं डेप्थली पढ़ेंगे। समय लग जाए, 2 महीने का टारगेट इजीली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो संविधान में से मोस्ट पार्ट है वो आर्टिकल 12 से लेकर वो 36 तक जाता है। वहीं से क्वेश्चन, वहीं से सबसे ज्यादा केस फ्लोज क्रिएट होते हैं। उस पर थोड़ा समय लगेगा, बाद में संविधान बहुत इजी गोइंग है, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। चलो बातें बहुत हो चुकी है, शुरू करते हैं क्लास। भारत का संवैधानिक विकास। कुछ बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके मारेंगे कि विकास था तो यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं है, हिस्ट्री क्यों, ठीक है। कुछ की टिप्पणियां भी आएगी कि पहले भी आप स्पेलिंग देखने आए थे कि नहीं। मैं ये देखने आया था कि क्या स्लाइड वगैरह प्रॉपर है, नहीं है तो वहीं रिकॉर्डिंग बंद करके वापस इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो भारत का संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास, मैंने इंग्लिश में संवैधानिक विकास लिखा है कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया का क्या है रहा है, और इंग्लिश में जो शब्द यूज किया है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री किया है कि संविधान के पूर्व का इतिहास क्या था, संविधान बना उससे पूर्व का इतिहास क्या था, उसको लेकर हमने बात की है, ठीक है।
तो ये एक मसला है जिसको हमें देखना है। यहां पर इस पेज पर आने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि जो ये हम एक्ट वगैरह पढ़ेंगे ये किससे संबंधित है, कहां से इनकी बात निकल कर आती है, उस पर बात करते हैं। इंडिया पर आपको पता है कि समय समय पर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हमले किए जाते रहे। एक शब्द मैंने यूज किया, मुस्लिम आक्रांता। कई लोगों को आपत्ति होगी, क्या केवल मुस्लिम ही थे? नहीं, तुर्क भी थे और उसके अलावा अफगानी थे। पर तुर्की, अफगानिस्तान वर्तमान में दोनों ही मुस्लिम है, पूर्व में भी मुस्लिम थे, क्योंकि मुस्लिम धर्म का गठन आप मानोगे तो सन 500 के, जैसे आज 2025 चल रहा है, तो सन 580 के आसपास मुस्लिम धर्म का गठन हुआ था। तो उसके बाद ही ये सारे हमले हुए हैं। तो उस हमलों के दौरान जो हम बात करते हैं कि कुछ मुस्लिम आक्रांता या विदेशी आक्रांता शब्द ज्यादा सटीक रहेगा, क्योंकि मैंने इस शब्द का उपयोग इसलिए किया, भारत का इतिहास मैंने पढ़ा है और मुझे सटीक नॉलेज है कि जिन देशों ने नॉलेज किए वहां मुस्लिम शासक थे, इसलिए हम उस देश के नाम से भी बुला लेते हैं कई बार कि तुर्की वाले थे या अफगानिस्तान थे, और मैंने इसके लिए मुस्लिम आक्रांता यूज कर लिया। तो समय समय पे शासन चला, अलग अलग देशों ने, अलग अलग मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर शासन किया। जहां तक आप पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी ने विकास किया था तो मुगल शासन ने किया था। मुगल शासन बाबर लेके आया, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर तक एक लंबा शासन चला। इस मुगल शासन का खात्मा करके अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अंग्रेज जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उन्होंने भारत पर शासन किया। ब्रिटिश आए कहां से थे? ब्रिटिश आए थे भारत में 31 दिसंबर 1600 को इन्होंने एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को इन्होंने क्या किया, प्रत्येक एरिया के हिसाब से अंग्रेजों ने कंपनियां बनाई, क्योंकि अंग्रेज डेवलप थे, बौद्धिक रूप से डेवलप थे और आधे विश्व पर इनका शासन था। तो इन्होंने टारगेट किया कि जहां शासन नहीं है वहां कंपनियों को भेजो, और वहां पर वो कंपनियां वहां के शासक से बात करके बिजनेस करेगी। बिजनेस करते करते इनका टारगेट होता था कि जनता को साथ में लेके और वहां का जो शासन है उसके उखाड़ फेंक के वहां पर अपना शासन डेवलप करना। तो भारत के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कंपनी का टारगेट क्या था? व्यापार करना, कि भारत में जाकर व्यापार करेंगे। इसके प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, एक गवर्नर नाम से पोस्ट होती थी, जो कंपनी का मालिक कहा जा सकता है, क्योंकि मालिक तो सरकार होती है, पर इसको आप आज के परिदृश्य में देखें तो सीईओ होता है जो कंपनी का, जो उसका इनडायरेक्टली रूप से देखरेख करता है और मालिक की भूमिका निभाता है। किसको नियुक्ति देनी है, कहाँ काम करना है, किस सेक्टर में करना है, ये सब कुछ सीईओ देखता है। वैसे उस समय गवर्नर की एक पोस्ट हुआ करती थी, तो इस कंपनी के गवर्नर हुआ करते थे थॉमस स्मिथ। तो ये कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में व्यापार करने के परिदृश्य से आई। और जब ये 1600 में कंपनी बनी तो इसमें 1600 पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत, कहां पर है? गुजरात में। तो गुजरात के सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली इसने, पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली। पर फैक्ट्री खोलने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस समय ये आए सन 1600 में यहां पर मुगलों का शासन था। किसका था? मुगलों का। वही मुगल अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो उस समय जब ये भारत में आए 1600 में, तो यहाँ जहांगीर का शासन चल रहा था। जहांगीर को आप जानते होंगे,
अकबर के पुत्र हुआ करते थे। अकबर के बाद जहांगीर के पुत्र शाहजहां वही जो ताजमहल बनवा के गए। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यक्ति को भेजा, इन्होंने गवर्नर ने इंडिया में एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, कि भैया आप जाकर वहां के जो शासक हैं मुगल, भारत के जो मुगल शासक है जहांगीर, उनसे जाकर मिलो और उनसे परमिशन लो कि हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, बदले में आपको जो भी हमें इनकम होगी उसका कुछ हिस्सा दे देंगे। तो कैप्टन हॉकिंस नामक एक व्यक्ति भारत में आया, ये जहांगीर के दरबार में पेश हुआ और जहांगीर के दरबार में कहा कि मैं इंग्लैंड के जो राजा हैं, ब्रिटिश राजा, क्योंकि ब्रिटिश में राजशाही शासन चलता है, तो ब्रिटेन के जो राजा हैं जिनका नाम उस समय जेम्स प्रथम था, उनका एक सेवक हूं, दूत हूं, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई है, व्यापारिक कंपनी। उस कंपनी की तरफ से मैं आपसे परमिशन चाहता हूं कि भारत में हमें व्यापार करने की परमिशन दी जाए। और इसी परमिशन के बिहाफ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सूरत में एक व्यापारिक फैक्ट्री डाल ली कि व्यापार करने के लिए। व्यापार किसका करना था? कपड़ों का। इसीलिए गुजरात आज भी कपड़ों के क्षेत्र में इंडिया को लीड कर रहा है। और जो अभी अमेरिका का टैरिफ की जो बात चल रही है, 50% लग गया, सबसे ज्यादा नुकसान हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्री को जो कपड़े बनाती है और जो डायमंड का काम करती है, हीरे वगैरह बनाती है, गुजरात की सारी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इस 50% टैरिफ की वजह से। तो 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री डाली, ये परपथ था। अब यहां तक तो फैक्ट्रियां चल रही थी। अब इन्होंने धीरे धीरे वहां से शुरू किया बंगाल उड़ीसा पर कब्जा करना। वहां से ये आए बंगाल में काम करने लगे, बंगाल के बाद उड़ीसा। ठीक है, बंगाल उड़ीसा दोनों अरब सागर के पास पड़ते हैं भारत के नक्शे में, जहां पर हमारे असम वगैरह 7 सिस्टर्स हैं, गुहा, ठीक है, असम, पौंडीचेरी, मिजोरम, मेघालय वगैरह। तो उस एरिया में इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था कि सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया, बंगाल के बाद उड़ीसा पे कब्जा किया, वहां के राजाओं को हरा के वहां पर शासन करना शुरू कर दिया था। और जब शासन शुरू करने लगे तो ये लगातार कर रहे थे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठ रही थी। भारत के केवल 2 स्टेट के अंदर, बंगाल और उड़ीसा के अंदर, उस समय अंग्रेजों का शासन काबिज हो चुका था और ये लगातार जनता पर अत्याचार कर रहे थे। तो इसका विरोध जनता में होने लगा। तो अंग्रेज थे थोड़े तेज। अंग्रेजों ने सोचा कि हमें तो पूरे इंडिया पे कब्जा करना, अगर यही विरोध होने लग जाएगा और हमारा शासन अगर जनता ने उखाड़ फेंका तो भारत पे कैसे शासन करेंगे। तो ये इन्होंने एक चालाकी चली कि हम इंडिया को अब डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट उसको गवर्न नहीं करेगी, शासन नहीं चलाएगी, हम एक एक्ट बनाएंगे, उसके थ्रू भारत में जो उड़ीसा और बंगाल राज्य वहां पर शासन किया जाएगा। तो ब्रिटिश संसद में भारत में शासन करने के लिए उड़ीसा और बंगाल जहां इनका शासन था, वहां पर शासन करने के लिए एक एक्ट लेके आए जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो भी गतिविधियां हैं उसको ब्रिटेन की शासन के निगरानी में लाना था, कि ब्रिटेन के शासन की निगरानी में वो सारी गतिविधियां आ जाए। जैसे भारत सरकार क्या करती है कि जब भ्रष्टाचार बढ़ा, वेट करना 1 मिनट। तो
तो मैं बात कर रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश शासन की निगरानी में लाना इसका प्रमुख टारगेट था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट लाके कहा कि सारे शासन को हम अपनी निगरानी में चलाएंगे, अब जनता पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा। जैसा कोई भी एक्ट बनता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कांग्रेस शासन में कुछ एक्ट आए थे, महत्वपूर्ण एक्ट थे। एक एक्ट का नाम सुना होगा जो आज भी बंदूक की गोली की तरह काम करता है, उसका नाम है आरटीआई एक्ट। इससे आप किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को गोली मार सकते हो। बहुत अच्छा एक्ट है। आप किसी प्रकार की सूचना ले लो, सूचना नहीं देता है तो आप अपील कर दो, सेकंड अपील में जाओ, आपके पक्ष में निर्णय आ जाएगा। कुछ जो इसमें लिखा हुआ आरटीआई एक्ट में कि कहां कहां किस कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती, उनके अलावा लगभग हर सूचना मिल जाती है। तो इस एक्ट को लाने का मतलब क्या था कि जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो सूचनाओं के द्वारा उजागर हो जाए, और अगर कोई सूचना नहीं देता तो उसकी मॉनिटरिंग भी हो सके। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक रेगुलेटिंग एक्ट लाई कि हम नियमन करेंगे। भारत सरकार में भारत में जो ब्रिटिश सरकार चल रही है 2 राज्य में, बंगाल उड़ीसा में, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों की निगरानी करेंगे। ठीक है। आरटीआई एक्ट का जिक्र मैंने इसलिए कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, पर इस समय राजस्थान में जितने भी प्रशासन में बड़े अफसर बैठे हैं बहुत पसीने आए हुए हैं, क्योंकि कुछ सूचनाएं जो आरटीआई एक्ट के द्वारा आउट हो चुकी है भ्रष्टाचार की, और इतने बड़े स्तर पे आउट हुई है कि कई लोगों को नींद भी नहीं आ पा रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं आप बड़े से बड़े अफसरों को गोली मार सकते हो इस आरटीआई एक्ट के द्वारा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इस एक्ट को लागू होने से पूर्व सन 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग्स। वही अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज का वहां प्रमुख अफसर था बंगाल में, गवर्नर जनरल जो पोस्ट होती थी वो थे वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने पहली बार वहां पर 1772 में 2 प्रकार के कोर्ट्स की स्थापना करी। फौजदारी न्यायालय जिसको कहा जाता है इंग्लिश में क्रिमिनल कोर्ट्स, और दूसरा दीवानी न्यायालय जिनको कहा जाता है इंग्लिश में सिविल कोर्ट्स। तो इंडिया में सबसे पहले सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना अगर हुई थी तो 1772 में हुई थी। बंगाल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी, और वॉरेन हेस्टिंग्स इसके सूत्रधार थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स की स्थापना की। कब की? सन 1772 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि भारत में सबसे पहले सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना कहां पर हुई, किसके द्वारा की गई, किस सन में की गई। याद रखना, पूछा जा सकता है। अच्छा, भारत का संवैधानिक विकास से एक क्वेश्चन आया था आरपीएससी के जेएलओ 2019 में। आप जेएलओ 2019 का पेपर उठा के देखना, वहां पूछा था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। तो उसका जवाब आप इसमें पढ़ सकते हो। हालांकि वो क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा, डिलीट करने का रीजन भी क्या था वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किन कारणों से वो हमें क्वेश्चन आरपीएससी को डिलीट करना पड़ा। हमें मतलब आरपीएससी, इस शब्द का अन्यथा अर्थ नहीं लिया जाए। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट की गतिविधियां बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन थे। इन्होंने क्या किया, इस एक्ट को लाने से पहले एक तो क्रिमिनल और सिविल कोर्ट की स्थापना कर दी, जो बंगाल के हर सूबे के अंदर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए, और ये सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स उस समय की अंग्रेजी कानून के अनुसार निर्णय करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जो सन 1774 में स्टेब्लिश हुआ था। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट है। देखो, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जो जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। ये एक अंग्रेजी व्यक्ति थे, सर एलिजा इम्पे। इनको चीफ जस्टिस बनाया गया इस बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के। और 3 अन्य जज कौन थे, एक चेम्बर्स नाम के व्यक्ति थे, एक लिमेस्टर नाम के व्यक्ति थे, एक हाइड नाम के व्यक्ति थे। तो 3 जज अन्य थे, एक चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे।
ये 4 जने मिलकर एक बंगाल में सुप्रीम कोर्ट चलाते थे। उस सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश कानून के हिसाब से निर्णय किया जाता था, इंग्लिश कानून के अकॉर्डिंग वहां पर निर्णय होते थे। और इनका कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान में जो 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों के अंदर उस समय ब्रिटिश शासन हुआ करता था। तो ये इनका कार्य क्षेत्र, जिसको कार्य क्षेत्र को हम अभी अधिकारिता या ज्यूरिडिक्शन कहते हैं, तो उस समय इनका ज्यूरिडिक्शन 3 राज्य ही हुआ करते थे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट नहीं था। क्वेश्चन पूछा आरपीएससी ने जेएलओ 2019 में, क्वेश्चन यह था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। 4 ऑप्शन थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी उसमें ऑप्शन था, और एक आप एक्ट पढ़ोगे भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। यहां भी एक संघीय न्यायालय शब्द यूज किया है, जब इसको पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो ये जो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो संघीय न्यायालय बना था, ये बाद में देश की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट कहलाया। तो जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बना था, इसलिए उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन उसके अंदर आ गए थे। अगर भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के इस एक्ट के द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन सही हो जाता, पर दोनों ही ऑप्शन आ गए तो वहां विरोध हो गया कि किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट तो 1935 के एक्ट से बना था, और जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो केवल बंगाल और बिहार में और उड़ीसा में, जो उस समय अंग्रेजों का कार्य क्षेत्र हुआ करता था, जहां पे इनका शासन था, उसी का सुप्रीम कोर्ट था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो हमारे लायक बात थी वो इतनी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को पहली बार ब्रिटिश शासन की निगरानी में लाए थे। और इस एक्ट को लागू करने से 1 साल पहले 1772 में वारेन हेस्टिंग्स नामक व्यक्ति ने क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स की स्थापना की। तो भारत में अगर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की पहली स्थापना के सबूत मिलते हैं तो 1772 में बंगाल के अंदर मिलते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसी एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, जो 1974 में एस्टेब्लिश हुआ। एलिजा इम्पेस के चीफ जस्टिस थे, चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड अन्य जज थे इसके, जो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जजमेंट किया करते थे, और इनका ज्यूरिडिक्शन बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्य हुआ करता। उसके बाद एक एक्ट आया, इंडिया एक्ट 1781, इसको बंदोबस्त अधिनियम कहा गया। बंदोबस्त अधिनियम कहने का रीजन क्या था कि इसके द्वारा 1773 की खामियों को दूर किया गया। बंदोबस्त अधिनियम कहने का मतलब यह था कि उस समय तक बंदोबस्त किया गया था जमीनों का। उस समय तक जमीनों को लेकर कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी कि कैसे जमीनों को मैनेज किया जाएगा, कैसे इनसे लगान वसूला जाएगा, कैसे इनसे राजस्व लेंगे। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने जमीनों का बंदोबस्त किया, मैनेज, सेटलमेंट कहा जाता है बंदोबस्त को इंग्लिश में, ठीक है, सेटलमेंट एक्ट भी बोल सकते हो इसको, 1781 को। तो 1781 में 1773 की खामियों को दूर किया, और कंपनी के जो भी पदाधिकारी थे, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी थे, उनको इस सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये पूछा जा सकता है कि बंदोबस्त अधिनियम किसको कहा जाता है, तो इंडिया एक्ट 1781 को कहा जाता है बंदोबस्त अधिनियम। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें द्वैध शासन प्रणाली आई। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब होता है डाई-आर्ची गवर्नमेंट सिस्टम। डाई-आर्ची का मतलब कि एक ही जगह पर एक जनता पर 2 लोग शासन करेंगे। ये कैसे होगा कि उस समय एक तो वहां की जनता पर शासन कर रहा था गवर्नर जनरल, और एक शासन कर रहे थे तत्कालीन वहां पर जो एक्ट के द्वारा समानांतर एक कमेटी बनाई जाती थी, जिस कमेटी को
वायसराय की मंत्री परिषद कहा जाता था, या गवर्नर जनरल जो पद होता था इसका मंत्री परिषद कहा जाता था। तो एक तो एक्ट के द्वारा इनडायरेक्टली ब्रिटिश शासन उनको रेगुलेटेड कर रहा था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो मंत्रिमंडल बना रही थी उसके द्वारा वो शासन चल रहा था। डायआर्ची का सीधा सीधा मतलब होता है एक ही स्थान पर दो सरकारों द्वारा शासन किया जाना। एक डायरेक्ट शासन कोई एक व्यक्ति कर रहा होता है, और दूसरा शासन कोई उसका मंत्रिमंडल या कार्य प्रणाली जो भी वो बनाते हैं कि ये इसको सेटलमेंट देखेंगे वो देखेंगे। तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में सबसे पहले द्वैत शासन प्रणाली डायआर्की सिस्टम कौन लेकर आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये द्वैत शासन प्रणाली लेके आया। उसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 विधि की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, लॉ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इस एक्ट में अंग्रेजों के दिमाग में आया कि भारतीय कानूनों को कोडिफाई करना जरूरी है, संहिताबद्ध करना जरूरी है, और ये संहिताबद्ध करने के पर्पज से ये लेकर आए फर्स्ट लॉ कमीशन। ये फर्स्ट लॉ कमीशन की बात हो रही है। फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1834 में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन लेकर आए। फर्स्ट लॉ कमीशन का उद्देश्य था कि भारतीय कानूनों को, जो भारत में कानून है, उनको कोडिफाई करने के उद्देश्य से फर्स्ट लॉ कमीशन लेकर आए 1834 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को आईपीसी का जनक कहा जाता है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि आईपीसी लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही बनी थी। पर जब आप आईपीसी को पढ़ोगे तो आईपीसी के बारे में हम इससे जो नेक्स्ट वाला है, लॉर्ड मैकाले समिति 1854 में, ये कानूनों को उस समय कानून बनाने के लिए लॉर्ड मैकाले के नाम से एक समिति बनी थी, उसने आईपीसी को बनाया था। पर एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ कमीशन आया तो सबसे पहले उसने फर्स्ट लॉ कमीशन ने 1834 में जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन बना था, उसने काम यही किया कि सबसे पहले क्रिमिनल लॉ को देखते हैं। और 1837 में इन्होंने आईपीसी का एक प्रस्ताव बना दिया, इंडियन पीनल कोड का 1837 में एक प्रस्ताव बना दिया कि इस प्रकार का हमारा आईपीसी कानून होना चाहिए। और इसी के साथ इन्होंने आईपीसी के साथ ही सीआरपीसी का भी एक फॉर्मेट बना के तैयार किया। तो जो लॉर्ड मैकाले थे वो फर्स्ट लॉ कमीशन के अध्यक्ष रहे। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना। इनके अलावा फर्स्ट लॉ कमीशन में और भी सदस्य थे जिन पर बात करेंगे। जे.एम. मैक्लॉयड, जे.डब्ल्यू. एंडरसन, जी.डब्ल्यू. एंडरसन और एफ. मिलेट। तो तीन तो सदस्य थे, एफ. मिलेट, जी.डब्ल्यू. एंडरसन, जे.एम. मैक्लॉयड और लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। 4 सदस्य फर्स्ट लॉ कमीशन था। काम था भारत के कानूनों को कोडिफाई करना, और इन्होंने आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया, प्रस्ताव तैयार किया। 1860 में जो आईपीसी का कानून बना उसको 1837 में ड्राफ्टिंग कर दिया गया था इस फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा। और 1898 वाली जो सीआरपीसी हम पढ़ते थे पहले, फिर 1973 में उसको मॉडिफाई कर दिया। तो 1973 से पहले जो 1898 वाली सीआरपीसी थी वो भी इसी फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ड्राफ्टिंग की गई थी। ये वो दौर था जब भारत से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा से आप परिचित हैं, मुझे इसकी बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पद्मावत मूवी से जानते हैं, बाकी जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के इतिहास को जानते हैं कि हर जगह जौहर हुआ, जौहर के अंदर केसरिया और सती। अच्छा, जौहर प्रथा अलग है, सती प्रथा की, सॉरी मैं जौहर पे चला गया। सती प्रथा होती थी कि पुराने समय पे जब विदेशी आक्रांता हमला करते थे, या एक भारत के अंदर भी एक राजा से दूसरे राजा का युद्ध होता था, तो एक राजा जो भी जीतता था वो दूसरे राजा को मारने के पश्चात उसके राज्य पे कब्जा कर लेता था और बहुत क्रूर व्यवहार करते थे। तो जहां पुरुषों की मृत्यु हो जाती थी, हेलो, बढ़िया,
हाँ निखिल जी, मैं ना क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको ना। मैं अभी आधे घंटे में क्लास लेने के बाद लंच डिनर करने के बाद करता हूँ आपसे बात ना। तो फर्स्ट लॉ, सती प्रथा की हम बात कर रहे थे। तो जब दो युद्धों में कोई किसी का पति मर जाता था, युद्ध होते थे, पति मर जाता था, राजा का पति मर गया, तो पति के मरने के बाद उनका सतीत्व बचा रहे। सतीत्व क्या होता है कि कोई महिला जब किसी से विवाह करती है तो उसका यह होता है कि उस जिससे आप विवाह कर रहे हो उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति आपके शरीर को टच ना करें, इसको सतीत्व कहा जाता है। तो अपने वो सतीत्व को बचाने के लिए, जैसे पुरुषों में पुरुषार्थ शब्द यूज किया जाता है इसके इसी के रिगार्डिंग, और महिलाओं में सतीत्व, तो अपने सतीत्व को बचाने के लिए या अपना नैतिकता को बचाने के लिए वो पति के मरने के बाद पति की जो अर्थी होती थी जिसको जलाते थे, उस अर्थी पर ही खुद बैठकर और उसी के साथ जल जाती थी, ताकि बाद में उसके साथ कोई आक्रांता छेड़छाड़ ना करे। पति के मरने के साथ ही उसी अर्थी पर वो जल के चली जाती थी। इसको सती प्रथा कहा जाता था। और आप लास्ट सती प्रथा के प्रमाण, हालांकि सती प्रथा को 1829 में ही बैन कर दिया था, पर इस एक्ट के अंतर्गत इसका सती प्रथा के उन्मूलन का प्रोविजन किया गया। आप 1829 में सती प्रथा को बंद होना पड़ेंगे। कई बच्चे बाद में कमेंट करेंगे कि सर 1829 में ही होगी थी, पर जो प्रोविजन किया वो चार्टर एक्ट 1833 में अंग्रेजों ने प्रोविजन किया कि भाई सती प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा वो प्रोविजन किए गए। तो सती प्रथा 1982 तक भी लास्ट बार हुई थी, 1982 में। उसके बाद पूर्ण रूप से उसको बंद कर दिया। और मूल रूप से राजस्थान के अंदर क्षत्रिय समाज में ये पाई जाती थी। ठीक है, क्षत्रिय हर कोई जो युद्ध करता है वो क्षत्रिय होता है, जो लड़ता है वो क्षत्रिय होता है। ठीक है। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। इसके द्वारा 1853 ईस्वी में सेकंड लॉ कमीशन, ये यहाँ पर सेकंड लॉ कमीशन की स्थापना हो रही है। सेकंड लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन रोमिली। इनकी अध्यक्षता में सेकंड लॉ कमीशन बना। फर्स्ट लॉ कमीशन हमने पढ़ी लिया, लॉर्ड मैकाले। सेकंड लॉ कमीशन 1853 में बना सर जॉन रोमिली की अध्यक्षता में। और 1854 में इन्होंने एक लॉर्ड मैकाले समिति बनाई। वही मैकाले जो प्रथम लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, लॉर्ड मैकाले कमेटी। इस कमेटी के द्वारा ही आईपीसी को बनाया गया और आईपीसी 1860 में लागू हुई, वो इसी कमेटी की सिफारिश पर। तो जो काम फर्स्ट लॉ कमीशन में 1837 में लॉर्ड मैकाले ने किया था, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड मैकाले समिति के द्वारा आईपीसी 1860 को पास करवाया गया। चार्टर एक्ट में प्रोविजन किया कि जो लॉ का मेंबर होता है वो जो अंग्रेज शासन चलाते थे गवर्नर जनरल की काउंसलिंग के द्वारा, उसका सदस्य हो सकेगा, ऐसा प्रोविजन किया। तो लॉ सदस्य को पहली बार अंग्रेजी शासन में जगह दी गई 1853 के एक्ट के द्वारा, कि वो भी गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में। उस समय गवर्नर जनरल की काउंसलिंग वर्तमान में प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद की इक्वल हुआ करती थी। पहली बार 1853 के जो चार्टर एक्ट के द्वारा प्रोविजन किया गया कॉन्विनेटेड सिविल सर्विसेज का, संभावित जनपद सेवा, जिसको वर्तमान में मॉडिफाई करके ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज से सब परिचित होंगे, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कुछ लोग फॉरेन सर्विस कहकर संबोधित करते हैं, मैं करेक्ट कर देता हूं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मूल प्रोविजन है 3 प्रकार की सेवाएं होती है, अखिल भारतीय सेवाएं जिनको कहा जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। आईएएस बनाती है, आईपीएस बनाती है, आईएफएस बनाती है। आईएएस में ही जो पीछे की रैंक के अधिकारी होते हैं उन वो अलग अलग सेवाएं चूज करते हैं। जैसे राज्य में आरएस में, कुछ आरएस में आ जाते हैं, फिर तहसीलदार बनते हैं, फिर कोई अकाउंट सर्विस में जा रहा है। ऐसे ही आईएएस के अंदर जो पीछे की रैंक के लोग होते हैं उनको प्योर आईएएस कैडर नहीं मिलके इंडियन अकाउंट सर्विस में, इंडियन फॉरेन सर्विस में ऐसे शिफ्ट कर दिया जाता है। पर मूल रूप से आईएएस के अंदर 3 ही सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जिनको आपको चूज करना होता है।
तो संभावित जनपद सेवा के नाम से उस समय सरकारी सेवाएं ओपन एग्जाम के द्वारा के माध्यम से की जाने लगी। तो यहाँ सरकारी सेवाओं में पहले तो नियुक्ति सिफारिश पे होती थी। पहली बार 1853 के एक्ट में प्रोविजन किया कि सरकारी सेवा जो ब्रिटिश शासन चलता था उसमें ओपन एग्जाम के द्वारा, ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्तियां होगी, जिसको संभावित जनपद सेवा कहा जाने लगा। बाद में इसी संभावित जनपद सेवा को ऑल इंडिया सर्विसेज कहकर संबोधित किया, चेंज कर दिया। यहां पर जो 1784 का जो द्वैत शासन था, दाई आर के सिस्टम, उसको समाप्त कर दिया गया। तो 1853 में जो 1784 से चला आ रहा था द्वैत शासन, उसको समाप्त कर दिया। तो 1784 में स्टार्ट हुआ था और यहां पर समाप्त हो गया 1853 के अंतर्गत। क्या? डाई आर की शासन सिस्टम। आगे की बात करें, एक बार देख लेता हूं कि बहुत लंबी तो नहीं होगी। अच्छा, अभी हमारे पास समय है, हर दिन की क्लास कम से कम 1 घंटे की होगी। पढ़ते हैं, आगे का कंप्लीट करते हैं। फिर आया इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें पहली बार डिपार्टमेंटल एंड मिनिस्ट्रियल सिस्टम शुरू किया गया। कि पहले कंबाइंड शासन होता था, कोई भी उठ के आ जाता था कि सर इसमें पैसे कम पड़ रहे हैं, फिर राजा कहता था ऐसा करो, ये लगान लगा दो, इससे ले लो। कोई कह रहा है सर इसने ये किया, उसको सजा दे दी। तो इन्होंने पहली बार एक सिस्टम डेवलप किया कि हर प्रकार के कार्य के लिए अलग विभाग होगा, उसका अलग मंत्री होगा। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत पहली बार डिपार्टमेंटल एंड मिनिस्ट्रियल सिस्टम शुरू किया गया, जो अभी चलता है। विभिन्न प्रकार के मिनिस्ट्री में आप काम कर रहे हो, काम करोगे भविष्य में जब आप राजकीय सेवा में आ जाओगे, तो जो ये विभागीय प्रणाली चली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली चली, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा चली। एक यहां से मैं कहीं चीजों पे चर्चा करूंगा जब हम ये पढ़ रहे होंगे। तो कहीं आपको जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कई बार आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जब आप जेलों के इंटरव्यू दो, चाहे आप आरजेएस के इंटरव्यू दो, एडीजे के दो, कि एडीजे के जब आप या जेलों के इंटरव्यू देते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जब सेवा में चयनित होकर जाएंगे किस विभाग के अंदर काम करेंगे। तो कई बच्चे कह देते हैं न्याय विभाग, कई बच्चे विधि विभाग कह देते हैं। ठीक है, क्या न्याय विभाग होता है? क्या विधि विभाग होता है? मूल विभाग क्या होता है? ऐसे भी कई प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जो आप न्यायिक सेवा में जाते हो, आप करते हाई कोर्ट के अंदर में काम हो, आपको जब नियुक्ति दी जाती है तो राजस्थान के गवर्नर, राज्यपाल नियुक्ति देते हैं आपको, और नियुक्ति देते हैं तो एक डिपार्टमेंट के थ्रू आपका नियुक्ति आदेश जारी होता है। वही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरता है, वही आपका पुलिस वेरिफिकेशन करेगा, वही आपको नियुक्ति देगा। उसको कहते हैं विधि और विधिक कार्य विभाग। ठीक है, लॉ अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो न्याय विभाग नहीं होता। कहीं लोग मैंने देखे हैं अक्सर कि जो हाईकोर्ट होता है उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जैसे हाईकोर्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीजे कोर्ट, एडीजे कोर्ट, वहां जो कर्मचारी होते हैं जिनके लिए विभिन्न पोस्टें एलडीसी से प्रमोट होके जाती है, स्टेनोग्राफर्स होते हैं, तो वो अपनी गाड़ियों पे लिखाए रखते हैं न्याय विभाग। क्या वाक्य में न्याय विभाग नाम का होता है कोई? नहीं। न्याय विभाग एक नई परिपाटी के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जस्टिस डिपार्टमेंट, क्योंकि रीजन क्या होता है कि जो इनको मॉनिटरिंग कर रहा होता है केंद्र में न्यायपालिका को, उसके लिए केंद्र में न्याय विभाग का एक सिस्टम डेवलप किया गया। न्यायपालिका में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को न्याय विभाग के थ्रू मॉनिटरिंग किया जाएगा। पर राजस्थान में न्याय विभाग
नाम का कोई विभाग नहीं है। विधिक और विधिक कार्य विभाग के अंतर्गत आपकी नियुक्ति होती है जो राज्य सरकार करती है, ठीक है। और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हाईकोर्ट जो नियुक्तियां करती है, एलडीसी की, अभी 4th क्लास की भर्तियां चलती है स्टेनोग्राफर्स की, वो हाईकोर्ट के अंदर होती है। उस वहां हाईकोर्ट की नियुक्ति वाले खुद को न्यायिक विभाग के संबोधित करते हैं, ठीक है। पहली बार विधि निर्माण के कार्य में भारतीयों का सहयोग किया लेने का प्रयास किया गया इस एक्ट के द्वारा कि जो भारत में जो कानून बनाएंगे, ब्रिटिश सरकार जो कानून बनाएंगी उसमें एक भारतीय सदस्य को रख लिया जाएगा ताकि वो भारत के जो स्थानीय प्रथा है, कानून है, उनको बताकर विधि निर्माण की प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा। तो पहली बार जो कानून का निर्माण होता था उसमें सहयोग लेने के लिए भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बाद में 1857 के बाद वायसराय कहा जाने लगा। जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल हमने वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ा था, तो बाद में इस गवर्नर जनरल को 1857 के बाद वायसराय कहा जाने लगा। तो वायसराय का जो काउंसिलिंग होता था उसका 5वां सदस्य लॉ एक्सपर्ट के रूप में बनाया गया कि जो 4 सदस्य के अलावा 5वां सदस्य वायसराय के मंत्री परिषद में होगा, वो 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होगा, लॉ एक्सपर्ट होगा। ज्यादा इंपोर्टेंट बात यहीं से एक ही है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड कलर से, कि भारतीय काउंसिलिंग एक्ट या भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1866 में डिपार्टमेंटल एंड मिनिस्ट्रियल सिस्टम की शुरुआत की गई। फिर भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1852, भारत में पहली बार चुनाव पद्धति का सूत्रपात किया गया। एक चुनाव पद्धति जो इस समय पूरे देश में हाईलाइट है, कोई अपने पिता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रख रहा है, उसी चुनाव पद्धति का शुरुआत अंग्रेज करके गए थे। और भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1892 में इस चुनाव पद्धति को पहली बार भारत में लाया गया कि ऐसे हम भारत में इलेक्शन करा के और यहीं से वो चुनाव करेंगे। पर इलेक्शन में भी यहाँ पर राजाओं को पावर दे दी गई कि आप अपना एक एक व्यक्ति भेज दो, क्योंकि ये वो दौर था जब 1804 से 1808 का एक दौर था। मैं आपको जिक्र कर दूंगा कि मैंने आपको बताया कि केवल बंगाल बिहार में शासन था, पर 1804 से 1818 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। हर किसी के साथ संधि कर ली थी, सारे राजा अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। 1804 से 1818 के बीच में पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। तो 1818 से पूरे भारत पे इनका ही कब्जा था। तो इन्होंने क्या किया, 1892 में जब 1857 की प्रथम क्रांति के बाद विरोध हो रहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो तब ये लेकर आए चुनाव पद्धति कि हम तुम्हारे वोटों से ही चुनेंगे एक सरकार और वो सरकार आप पर शासन करेगी और आपके व्यक्ति आप पे शासन करेंगे, ऐसा भरोसा दिलाकर चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई। पर जो चुनाव का अधिकार दिया गया वो राजाओं को ही दिया गया कि आप अपना एक आदमी चुनकर मंत्री परिषद में बिठा दो। वो आपके जैसे राजस्थान एक राज्य बना दिया, राजस्थान को अजमेर से ये गवर्न करते थे, अजमेर राजधानी हुआ करती थी। तो अजमेर के अंदर जो प्रांतीय प्रदेश के अंदर जो एरिया आता था उसमें जितने भी राजा आते थे वो राजाओं से एक एक व्यक्ति को ले लेते थे। वो चुनाव पद्धति ये लेकर आए कि नॉमिनेटेड चुनाव पद्धति टाइप की लेकर आए। तो भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 में हुई। वर्तमान में पूरी चुनाव पद्धति को प्रसंगत किया गया है और चुनाव पद्धति, चुनाव आयोग के ऊपर अजीब क्वेश्चन उठ रहे हैं। क्वेश्चन उठना लाजमी भी है कि कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर आप बहुत बेतुके बेतर्क जवाब देके जाते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव में घोटाला हुआ नहीं हुआ, ये मुख्य मुद्दा नहीं था। राहुल गांधी जो अपोजिशन के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री में ठीक वही अंतर होता है जैसा एक सिलेक्शन में लेने वाला विद्यार्थी जो नौकरी लग जाता है और कोई एक नंबर से वेटिंग में रह जाता है या फेल हो जाता है, जिसको कहते हैं कि आधे नंबर से फेल हो गया, एक नंबर से फेल हो गया, ठीक इतना ही अंतर होता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है उसके पास पूरा बहुमत आ जाता है और नेता प्रतिपक्ष के पास उससे 10 सीटें कम होती है, 20 सीटें कम होती है। तो दोनों पदों को बराबर
महत्व दिया गया, नेता प्रतिपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रधानमंत्री है। तो जब नेता प्रतिपक्ष ने किन्हीं तथ्यों के आधार पर 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी प्रकार के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं, तो चुनाव आयोग को तर्कों के साथ जवाब देना चाहिए था। आप ये आके कि जो भी आरोप लगाए वो निराधार है ये कह के चले जाते हो, इस पर पूरे भारत में प्रश्न चिन्ह लगे। राहुल गांधी ने जो भी तथ्य रखे आप विद फैक्ट उसको खारिज कर दो, क्या दिक्कत है? आप यह कह रहे हो कि नहीं नहीं इसमें तो हमें 40 साल लग जाएंगे अगर हम इनके पूरी एक एक वोटर लिस्ट को लिफ्ट करेंगे। आप ये कहते हो कि नहीं वो जो वोट डालने आए थे शाम को 5 बजे के बाद जो अचानक वोटिंग का प्रतिशत 10% बढ़ गया, जो जिनको लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए, नहीं तो उसमें महिला बेटी वोट डालते हुए वो फोटो देंगे तो उनकी निजता भंग होगी। अरे भाई फोटो वोट डालते हुए देने, पब्लिक की फोटो देने में निजता भंग हो रही है तो कोई बात नहीं, आप पुरुषों की दे दो। पुरुषों की तो नहीं हो रही ना, महिला बेटियों की बात कर रहे हो आप। जब तक चुनाव प्रणाली पर जो आरोप लगे हैं उन पर सभी दलों को संतुष्ट नहीं कर देते या उनका तथ्यात्मक जवाब नहीं दे देते, तब तक आप प्रसन्नगत रहोगे। कई बार इस पर मिनट्स देने पड़ते हैं, कई बार कई लोगों से चर्चा हो जाती है कि क्या वाकई में ये जो आरोप लग रहे हैं वो सही है गलत है। तो मैं इस पर बहुत छोटी सी बात करूंगा कि हम किस देश में रह रहे हैं, कहना नहीं चाहिए इस बारे में, फिर भी मैं बात करना चाहूंगा कि आज देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। ठीक है, आजाद हुए तो 78 हो गए, मैं बात कर रहा हूं संविधान लागू। अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन तो देश का सदस्य है। देश का सदस्य मतलब नागरिक, कौन तो नागरिक है कौन नहीं है। अभी ये चल रहा है कि जो वोटर लिस्ट में आ गया वो नागरिक है या नहीं है, आधार कार्ड बन गया उसका नागरिक है या नहीं है, कि हम तो पासपोर्ट से नागरिक मानेंगे, हम तो नागरिकता प्रमाण पत्र से नागरिक मानेंगे। गजब स्थिति है भाई। आप 75 सालों से हो क्या रहा है इस देश में कि वही लोग, उनको पता नहीं लग पा रहा लोगों को कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं। कई बार तो मुझे भी ख्याल आता है कि क्या कोई दिन ऐसा ना आ जाए कि कहते कि नहीं आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और मेरा तो विदेश जाना भी नहीं हुआ तो पासपोर्ट भी नहीं बन पाया, तो किस आधार पे हम नागरिकता साबित करेंगे। और तो कई बार ये चिंता का विषय है कि सरकार एक चुनाव में जो वोट डाल के गया, अगले चुनाव में उसको उनको आप नाम काट के ये कह देते हो आप भारत के नागरिक नहीं हो, इसलिए आपको वोटिंग लिस्ट से हटाया जा रहा है। 75 साल में आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भारत के अंदर कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, तो ये चुनाव आयोग पे बहुत बड़ा सवाल या निशान है। क्या नाम लिख रहे हैं पिता के, वोटर के पिता का नाम लिख रखा है चुनाव आयोग, बेटे का नाम जिसका वोटर है उसका नाम लिख रहा है BLO। अजीब स्थिति है, कौन कर रहा है? BLO चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधि होता है, अगर वो कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जब वोटिंग लिस्ट बनाते हैं कि भाई पिता का नाम ये क्यों आया। इत्मीनान से 5 साल चुनाव नहीं होते, 4.5 साल आपको मौका मिलता है बैठे रह के कि आप आराम से उस राज्य की वोटर लिस्ट को पूरा कर लो। आप वोटिंग से 1 महीने पहले आके आनंद फानंद में 65 लाख वोट काट देते हो तो आपको प्रसन्नगत किया ही जाएगा। भले ही चुनाव आयोग 100% सत्य हो, आप घुसपैठियों के नाम काट रहे हो, पर आप 6 महीने, जब चुनाव में अब 2 ही महीने बचे तब आप ये प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। आप 4 साल 4.5 साल से सो रहे थे क्या? तो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रसन्नगत करना जरूरी भी है। जब तक चुनाव पद्धति साफ सुथरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी आप लोगों को भी पता नहीं आप भी कौन इंडियन है कौन इंडियन के बाहर है। आधार कार्ड हमारा इंडियन होने का प्रमाण नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम होना, वोटर लिस्ट की ID होना ये भी प्रमाण नहीं है, राशन कार्ड को ये मानते नहीं है। पासपोर्ट होगा या फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा। और मुझे पता है कि जो लोग भी मेरे को यहाँ पर सुन रहे हैं दोनों के पास दोनों सबूत आपके पास नहीं है। चलो हम तो साबित कर देंगे, हमारे पास कुछ अन्य चीज है कि हम सिस्टम का हिस्सा है तो हम तो बता देंगे कि भाई हम तो नागरिक ही है। पर कई लोगों को दिक्कत है, आप लोगों को भी। शुरू करें भारत
सरकार अधिनियम 1909 एक अधिनियम आया था जिसको उस समय का मानले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मानले मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति थे। मानले वायसराय हुआ करते थे, मिंटो भारत के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे फॉरेन में, ब्रिटेन में। तो दोनों के नाम पे मांटे मिल्लो सुधार अधिनियम कहा गया। इस सुधार अधिनियम ने पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेके आया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कि पहले ये चलता था किसी को भी चुनकर भेज दो, जनरल सीटें थी। ये लेके आया नहीं 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 नहीं, अब सारी सीटें जनरल नहीं होगी, कुछ सीटों पर आरक्षण चलेगा। किस आधार पे? संप्रदाय के आधार पे। संप्रदाय कौन कौन सा? हिंदू और मुस्लिम की सीटें बांट दी गई, हिंदू प्लस मुस्लिम, दो लोगों का अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन होना लगा। कुल सीटों का इतना प्रतिशत हिंदू होगा, इतनी सीटें मुस्लिमों को दी जाएगी। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो अभी सांप्रदायिक में हिंदू मुस्लिम का बीज बोया जाता है, चल रहा है वर्तमान परिदृश्य में। वोटिंग भी होती है, लोग वोट भी करते हैं हिंदू मुस्लिम फैक्टर के आधार पे। इसका बीज बोया गया था 1909 में। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का बीज 1909 में बोया था भारत सरकार अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 के द्वारा। और इसमें हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों के लिए भी अलग से सीटें सुरक्षित की गई थी कि मुस्लिमों को भी सरकार के शासन में हिस्सा मिलेगा, कुछ सीटें मिलेगी। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। इंपोर्टेंट अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता था। मॉन्टेग्यू इंग्लैंड में मंत्री हुआ करते थे भारत के प्रभारी, और चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय हुआ करते थे। दोनों के नाम से दोनों ने मिलकर इसको पास किया था, करवाया था, तो इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909। ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि 1919 में यहां पर चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हमने पूरे अंग्रेजों के जितने भी प्रोडक्ट थे सबका बहिष्कार कर दिया। हर प्रकार के उनके आदेशों की अवहेलना करते थे, उनके सामान नहीं खरीदते थे। जिसे स्वदेशी का नारा मोदी जी देते हैं, ठीक वैसी स्थिति उस समय थी। गांधी जी ने नारा दिया था कि असहयोग करेंगे अंग्रेज के साथ हर प्रकार से। तो ये असहयोग आंदोलन के को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार एक लाई भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में कहा कि हम एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था आपको देंगे जो जवाबदेह होगी। उत्तरदायी का मतलब आपको जवाब देगी, आपके प्रति वो जवाबदेही रखेगी कि कौन सा कार्य आपके लिए कर रहे हैं, और उस कार्य को गलत किया है तो वो आपको जवाब देगी। जैसे हम सरकार मानते हैं कि मंत्री परिषद पूरे वोटर के प्रति जवाबदेही होती है कि आपको हमने चुन के भेजा है मंत्रियों और एमएलए को, तो आप हमको जवाब दोगे कि आपने क्या किया, हमने चुना तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना उनका उद्देश्य है। ऐसा भारत सरकार अधिनियम 1919 में कहा। इस अधिनियम को 1921 में लागू किया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था, विरोध के चक्कर में लागू नहीं हुआ। सब्जेक्ट को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय भागों में बांटा गया। केंद्रीय और प्रांतीय भाग, सब्जेक्ट, कुछ सुना सुना लग रहा है। दो शब्द होते हैं, सुना सुना, कि हाँ हमने कुछ सुना, किसी ने कोई बात कही। एक होता है सुना सुना, कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। कई लोगों को नींद आने लगी होगी है कि ये जो स्टोरी चल रही है। तो केंद्रीय और प्रांतीय भागों को या तो सुना सुना लग रहा है या बिल्कुल सुना सुना आपको लग रहा है, दोनों में से एक चीज हो रही होगी। जहां तक मुझे याद है एक 7th शेड्यूल हुआ करती है। जानते हैं 7th शेड्यूल को कौन कौन परिचित है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि 7th शेड्यूल होती क्या है। भारतीय संविधान के जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां होती है। एक तो संघ सूची, राज्य सूची, एक होती है समवर्ती, सेंट्रल लिफ्ट, स्टेट लिफ्ट और कंकरेंट लिफ्ट। आ गई याद? 7th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक ऐसा ही उनके अंदर सब्जेक्ट दे रखे हैं कि राज्य किन चीजों पे कानून बनाएगा। संघ सूची में जो विषय उनका संघ कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों ही बनाएंगे, पर
राज्य का जो कानून होगा वो संविधान से एडवर्स, संघ सूची से एडवर्स नहीं होगा केंद्र से। तो पहली बार सब्जेक्टों को सेंट्रल लिफ्ट और स्टेट लिफ्ट में बांटा गया। ये एक आधार था 7वीं शेड्यूल का, एक ग्राउंड अगर कि क्या 7वीं शेड्यूल बनी उसका ग्राउंड कहां से आया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार सब्जेक्ट थे जिन पर कानून बनते थे उनको केंद्रीय और प्रांतीय भागों में बांटा गया। प्रांतों में, प्रांत का मतलब हो गया स्टेट, राज्य, राज्यों के अंदर द्वैत शासन प्रणाली इन्होंने लागू करी। द्वैत शासन प्रणाली डायआर्की सिस्टम मैंने समझा दिया क्या होता है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन होंगे, स्थायी सदन, अस्थायी सदन। जैसे आप केंद्र में आप देखते हो 2 सदन है क्या केंद्र में, लोकसभा और राज्यसभा को जानते हो। ठीक, ये जो डबल सदन की प्रणाली थी वो केंद्र में लेकर आए थे, वो कौन लेकर आए थे? अंग्रेज लेकर आए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली शुरू की गई। राज्यसभा लोकसभा का जो कंसेप्ट है कि 2 सदन होंगे, एक सदन स्थायी होगा जो कभी खत्म नहीं होगा, दूसरा सदन अस्थायी होगा जो चुन के आएगा, हर 5 साल में चुन के आएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है कि अभी तक मैं बात कर रहा था कि जो भी चुना जाएगा, क्योंकि चुनाव तो 1892 से शुरू हो गए, तो जो भी चुना जाएगा वो राजाओं के द्वारा चुना जाता था, जनता के वोट नहीं डलते थे। तो जनता के वोट डलने का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ? ये कंसेप्ट शुरू हुआ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। यहां से वोटर राइट्स मिला हमें, वोटर का जो राइट्स था, वोट करने का राइट, वो हमें मिला भारत सरकार अधिनियम 1923 के द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुई कि डायरेक्ट जनता के द्वारा उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वो प्रतिनिधि इसका राज्य का शासन करेंगे। तो केंद्र में द्विशासन व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो 1909 में हमने शुरू कर दी थी मालने मिनटों में, यहां करी थी। मैंने बताया था हिंदू मुस्लिम की अलग अलग सीटें होती थी और उसमें एंग्लो इंडियन आने लगे। एंग्लो इंडियन असम जो 7 शिफ्टर्स हैं वहां वाले जिनकी आंखें थोड़ी छोटी होती है। अच्छा, ये टिप्पणी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ये टिप्पणी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि एंग्लो इंडियन होते क्या है। एंग्लो इंडियन, सॉरी, एंग्लो इंडियन नहीं, एंग्लो इंडियन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। शायद वे अंग्रेज जो इंडिया में रह रहे थे उनको एंग्लो इंडियन कहा गया है, या जो ये असम वाले 7 शिफ्टर्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको एंग्लो इंडियन कहा गया है। एंग्लो इंडियन विदेशियों को कहा जाता है जो इंडिया में रह रहे थे, और उनकी कुछ सीटें मैं आपको बताऊंगा किन किन देशों के जो व्यक्ति थे जो इंडिया में रह रहे थे उस समय, उनको एंग्लो इंडियन कहा गया। कल इसके बारे में, एंग्लो इंडियन के बारे में कल की क्लास में शुरू होते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो एंग्लो इंडियन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में कुछ सीटें छोड़ी गई, जिनको अभी हमने वर्तमान में 4 साल पहले या 3 या 4 साल पहले जब हम संविधान में संशोधन कर रहे थे उसमें हटाया था एंग्लो इंडियन का प्रोविजन। उसके अलावा सरदारों के लिए, सिखों के लिए अलग से सीटें छोड़ी गई, ईसाइयों के लिए भी अलग से जगह दी गई। तो जो हिंदू मुस्लिम का 1909 में शुरू हुआ था, अब वो एआई पे भी चला गया, एंग्लो इंडियन पे भी वो चला गया, सिख कम्युनिटी पे भी चला गया, और वो ईसाइयों पर भी चला गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया, हिंदू मुस्लिम के अलावा एंग्लो इंडियन, सिख, ईसाई को भी इसमें जगह दी गई, उनके लिए भी रिजर्वेशन किया। वायसराय के गवर्नर जो शासन चलाता था भारत में, वायसराय जिसको पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसमें प्रथम भारतीय सदस्य चुन के गया उसकी कमेटी में सत्येंद्र सिन्हा। तो वायसराय के प्रथम भारतीय सदस्य थे वायसराय की कमेटी में, वो थे सत्येंद्र सिन्हा। इसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहा जाता है, उसका गठन किया गया। यूपीएससी का गठन के लिए कमेटी बनी जिसको ली आयोग कहते थे। ली, LEE, ब्रेट ली होते हैं ना, वैसे फॉरेन का एक अधिकारी था,
उसको उसका नाम था ली आयोग की सिफारिश पर 1923 में यूपीएससी का गठन किया गया। तो वर्तमान यूपीएससी 1919 के एक्ट से बनी थी, जिसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी कहा जाता था। 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर यह बनी। आज के लिए इतना ही काफी है। कल शुरू करेंगे 1935 के एक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल वापस संविधान के साथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में अच्छे से रेगुलरली क्लास आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जुड़ते रहिए। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए, कर दे, लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें क्या है। कहीं पे आपको अगर इसको वॉइस का इशू आ रहा है या स्लाइड में गैप का इशू आता है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि ये प्रारंभिक स्तर पे मैं सारी चीज़ों को सुधार करवा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।